Hello everyone. Today we are going to start a new lesson, lesson number 8, British policies and administration in India after 1858. In this lesson we are going to learn about information about administrative changes made by the British government in India after first freedom struggle. How was the army reorganized? What were British economic policies from 1858 to 1947? British education policy in India. How did the Indians benefit from changes brought about in British administrative policy? Now we'll study about the new administrative setup. The British government, terrified by the resentment and revolts against the British during first freedom struggle, squarely blamed East India Company. अब 1857 में जो भी रिवॉल्ट्स हुए थे उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस चीज़ का सारा ब्लेम लगा दिया. द ब्रिटिश हैड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ 1857 स्ट्रगल. और जो 1857 का स्ट्रगल हुआ था, जो आउटब्रेक हुआ था, उसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया. Therefore, the British government decided to bring the company rule to an end forever in India. और इसके बाद में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया. उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में रूल नहीं करेगी. The Act of 1858. Implementing the changes in administrative policies, the British government passed a Charter Act 1858 known as Act of 1858. अब जो भी चेंजेस थे तो इस चेंजेस के लिए कुछ नई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाई गई और एक चार्टर एक्ट 1858 तैयार किया गया जिसको हम एक्ट ऑफ 1858 के नाम से जानते हैं. और इस ऑर्डिनेंस में कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. लेट्स लर्न अबाउट दैट. फर्स्ट, the act put an end to the rule of East India Company in India. As we have already learned this, that ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब इंडिया में ख़त्म हो जाती है, उसका रूल ख़त्म होता है. द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. अब जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है या इंडिया का जो भी कंट्रोल है वो पूरा का पूरा इंग्लैंड की क्वीन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है. द वाइस रॉय वॉज मेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन इन इंडिया. और जो इंडिया में वाइस रॉय रहेंगे वो क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे इंडिया में. अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंग्लैंड फॉर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में एक टीम तैयार करी गई है जिसमें हेड होंगे सेक्रेटरी और उनके साथ में काउंसिल या उनकी एक टीम होगी. तो वो लोग इंग्लैंड में बैठकर इंडिया को कंट्रोल करेंगे. The Secretary of India was entrusted with the task of administrative setup. और जो इंडिया के सेक्रेटरी रहेंगे उनको पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सौंप दिया गया. क्वींस प्रोक्लेमेशन. इफ वी ट्रांसलेट दिस इन हिंदी इट इज़ महारानी का फरमान. द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वो इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय अपॉइंट हो गए. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इशूड अ प्रोक्लेमेशन विच वॉज रीड आउट बाय द गवर्नर जनरल कैनिंग एट अ दरबार इन इलाहाबाद. अब जो इंग्लैंड की क्वीन ने जो फरमान जारी किया था उसको इलाहाबाद के दरबार में गवर्नर जनरल कैनिंग ने रीड आउट किया. द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कंटेंड. अब ये देखो फरमान में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, एनी न्यू इंडियन स्टेट विल नॉट बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई इंडियन स्टेट को एनेक्स्ड या जोड़ा नहीं जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट में. इट ऑल्सो प्रॉमिस टू पे ड्यू रिस्पेक्ट टू एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंडिया का जो भी पुराना कस्टम और ट्रेडिशन है हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे. जस्टिस विल बी इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, बेनोवलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस. और इक्वालिटी,
मतलब कि बराबरी, बेनोवलेंस मतलब कि भलाई, रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि एक दूसरे को रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, इन सारे बेसिस पर ही जस्टिस मिलेगी। इट प्रॉमिस नॉट टू डिस्क्लेम द राइट ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड देयर राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी इंडियन प्रिंसेस हैं, जो भी इंडिया के जो राजा हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको हम डिस्क्लेम नहीं करते, मतलब कि वो उनके राइट्स वहीं पर रहेंगे और उनके राइट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट प्रॉमिस टू टेक मेजर्स फॉर मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंडिया की जो भी प्रोग्रेस है, मोरल और मटेरियल मतलब कि मोरल मतलब कि नैतिकता और मटेरियल मतलब कि पैसे से रिलेटेड, तो इस प्रोसेस में जो भी कदम उठाने चाहिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी। इंडियंस एंड द ब्रिटिश विल बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। और इंडियंस हो या ब्रिटिशर हो, दोनों को बराबर ही इक्वलिटी के साथ देखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज वेलकम्ड इन इंडिया। अब इंडिया के लोगों ने इस फरमान का बहुत ही स्वागत किया। द एजुकेटेड क्लास इन इंडिया लाउडेड द प्रोक्लेमेशन बट इट वॉज हॉक्स। और जो एजुकेटेड क्लास थी उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत किया इस फरमान का, लेकिन ये जो फरमान था या प्रोक्लेमेशन था ये तो एक छल था, धोखा था। इन फैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक अप एनी वेलफेयर मेजर्स फॉर इंडियंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि इंडियंस का फ़ायदा हो। द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज अबव द इंडियंस इंटरेस्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। बेसिकली ये तो इंग्लैंड के लोगों के फ़ायदे के लिए हुआ था, जो भी प्रोक्लेमेशन आया था। इंडियंस को कोई भी इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला। द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। By this time, British Empire had also started expanding in other parts of the world. अब जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने अपने आप को अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। In this situation, Indian resources were exploited to fulfill British interest in other parts of the world. अब इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, किसके फ़ायदे के लिए? ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए। इंडियन रिसोर्सेज वर यूज टू बियर द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश वॉर्स अगेंस्ट द नेशन अदर नेशन। अब ये जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ में ये जो वॉर कर रहे थे तो उसके लिए इंडियन रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा था और उसका जो कॉस्ट था या जो भी खर्चा था वो भी इंडियन द्वारा ही पूरा किया जा रहा था। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। सो हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कम्प्लीटली ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। इंडियन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीट अंडर द 1858 एक्ट द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड एंड ही वॉज गिवन ऑल द अफेयर्स ऑफ इंडिया। अब 1858 एक्ट के तहत सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट करी गई और वो इंडिया के जितने भी अफेयर्स थे, जो भी मैटर्स थे, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ही यूज़ टू मैनेज इंडियन अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंग्लैंड। और ये जो पर्सन था, ये जो सेक्रेटरी था, ये इंग्लैंड से ही अपना काम इंडिया का देखता था। वॉज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये किसको जवाब देता था? ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट को सारे जवाब देता था। A 15 members council was formed to assist him. और इसको असिस्ट करने के लिए या इनको हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। दिस ऑफिस वॉज नोन एज इंडियन सेक्रेटरीट इन इंग्लैंड। अब ये जो ऑफिस है इसको कहा जाता था इंडियन सेक्रेटरीट इन इंग्लैंड। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया ऑफिस और इसको इंडिया ऑफिस भी कहा जाता था। इट हैड वेरियस डिपार्टमेंट्स, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। द सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ दिस ऑफिस वॉज बॉर्न बाय टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया। और इस ऑफिस की जो भी सैलरी थी या जो भी एक्सपेंसेस थे वो सारे एक्सपेंसेस कौन उठाता था? ये जो इंडिया के टैक्स पेयर्स थे, जो लोग टैक्स देते थे, ये उनके टैक्स से इनके एक्सपेंसेस को पूरा किया जाता था। गवर्नर ऑफ इंडिया, वाइस रॉय एंड हिज काउंसिल।
As per changes made in Indian government under 1858 Act, now the Governor General became the Viceroy and was the representative of the British monarch. अब 1858 में जो भी चेंजेस हुए थे अकॉर्डिंग टू दैट जो गवर्नर जनरल था वो वाइसरॉय बन गया था और अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया में. द वाइसरॉय वॉज अ सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंडिया और इंडिया का जो सुप्रीम ऑफिसर था वो वाइसरॉय था. A 4-member council was made to assist Viceroy और वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए 4 members की काउंसिल बनाई गई थी एंड इट वॉज नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे. बाय एन एक्ट पास्ड इन 1861 addition of 6 to 12 members was made to the executive council of governor general. अब 1861 में एक एक्ट पास हुआ और उसके अकॉर्डिंग टू दैट 6 to 12 मेंबर्स जो थे वो जोड़ दिए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में. लेटर नंबर ऑफ मेंबर्स वाज इंक्रीज और उसके बाद में ये जो नंबर है ये और भी ज़्यादा बढ़ गया. द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल काउंसिल्स और ये जो एक्ट है उन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल्स को भी इंट्रोड्यूस किया बनाया. द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अदर प्रोविंसेस आफ्टर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अदर प्रोविंसेस में भी बना दिया गया और उसके पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में ऑलरेडी बना चुके थे. द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल थी. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो किंग्स की खुद का एक एरिया होता था, जो प्रिंसेस थे इंडिया के, ये उनका राज्य और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एक विधानसभा टाइप की बना दी गई थी. बट बिफोर इनैक्टिंग एनी लॉ प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नर जनरल वॉज मस्ट. लेकिन कुछ भी करने से पहले उन लोगों को गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ती थी. द गवर्नर वॉज हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस और प्रोविंस की जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो गवर्नर था. द 1865 एक्ट ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल. अब गवर्नर जनरल जो है वो उनकी फाइनेंशियल अथॉरिटी को भी 1865 के एक्ट में बढ़ा दिया गया था. He had the powers to limit or change the boundaries of provinces and legislative councils और उनको ये पावर दे दिया गया कि जो प्रोविंसेस की बाउंड्री है उसको या तो तुम लिमिट कर सकते हो या तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. In 1869 the Governor General was given power to enact law for Indian लिविंग एब्रॉड और 1869 में गवर्नर जनरल को ये पावर दे दिया गया कि जो भी इंडियंस एब्रॉड में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं आप उनके लिए भी लॉ बना सकते हैं. इन 1876 रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस वॉज पास्ड विच डिक्लेयर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज क्वीन ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 28, 1876. अब 1876 में एक रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस पास किया गया एंड अकॉर्डिंग टू दैट अप्रैल 28, 1876 से जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो अब इंडिया की क्वीन बन गई. इन 1892 द इंडियन काउंसिल्स एक्ट वॉज पास्ड एंड एडिशनल 16 मेंबर्स वर अपॉइंटेड इन काउंसिल्स और 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया और अब एडिशनल 16 मेंबर्स जो थे वो काउंसिल में अपॉइंट कर दिए गए. लेटर इन 1919 and 1935 Indian government ordinance was passed to increase the number of the members of legislative council, yet the sole powers was vested with viceroy. उसके बाद में 1909, 1919 एंड 1935 में इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ कर दिया गया. लेकिन अभी भी जो पावर था, जो कंट्रोल था वो वाइसरॉय के पास ही था.